नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। 23 अगस्त 2023 की तारीख तो आप जानते ही होंगे। भारत ने चांद पर कदम रखा था। जी हां, चंद्रयान 3 की सफल और सॉफ्ट लैंडिंग जो है विक्रम लैंडर की, वो चांद पर हुई थी 23 अगस्त 2023 को। और चौथा देश भारत बन गया था जो चांद पर पहुंचा था, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश था। और जब भारत वहां पहुंचा तो भारत ने दुनिया को बताया कि अब भारत को आप कमजोर मत समझिए। भारत चांद तक पहुंच चुका है, भारत आपकी बराबरी पर पहुंच चुका है, और भारत अब 2047 का जो लक्ष्य लेकर चल रहा है उसमें उसका अंतरिक्ष क्षेत्र जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। जी हां, अब 23 अगस्त को यह तय हुआ, यह घोषित हुआ कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य आखिर क्या है, क्या इसके पीछे की पूरी थीम है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे और इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ साकेत सिंह गौरव जी हैं। आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के। साकेत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। साकेत जी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि 23 अगस्त का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये तो हमने पिछले साल समझ ही लिया था जब हम चांद पर पहुंचे थे। क्यों इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई? कितना बड़ा दिन ये अपने आप में रहा? जी, सबसे पहले तो आपके पूरे दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, भारत, जैसे आपने कहा कि हम चौथे वो देश बन गए इस सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद। ये एक दिन का प्रयास नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत उन परिस्थितियों में हुई है जब देश आज़ाद होने के बाद से हम पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाने की बात से पहले अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए थे। तब हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके अथक प्रयास, उस समय उनका सपोर्ट, साइंटिफिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या एक बड़े स्केल पे एक बड़े भाई के दर्जे के रूप में भी शायद हो, तो वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऐसे दो बड़े वैज्ञानिक भारत के लिए एक नई दिशा और दशा सुनिश्चित करते हैं। और उस समय की वो एक यात्रा इतनी आगे निकली कि आप देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट तक सीमित नहीं रह गया। फिर हमने छलांग लगाने का प्रयास किया, और वो छलांग था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 में हम चांद की कक्षा में पहुंचे, और फिर हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और तमाम रिसर्च संस्थानों के जो साइंटिस्ट जो स्पेस प्रोग्राम पे काम करते हैं, उन सब के सहयोग से भारत ने चंद्रयान 2, जो कि दुनिया की टकटकी चंद्रयान 2 पे भी लग गई। चंद्रयान 3 आने के पहले की बातें हैं। चंद्रयान 1 ने तो पानी के लिए एक ऐसे अप्रत्यक्ष सबूत दिए कि चांद के पोल्स पर पानी है। तो पूरी दुनिया में ये बार फिर से हल्ला मच गया कि चांद को अब एक सेंटर अट्रैक्शन में हमें लाना होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के मिशंस को अगर पूरी ग्लोबल महाशक्तियों को आगे ले जाना है, तो चंद्रयान 1 के उस क्रेज को चंद्रयान 2 से एक बड़े रूप में हमने लैंडर के रूप में, यानी एक ऑर्बिटर चांद की कक्षा में पहुंचाया। उसमें अटैच था हमारा विक्रम लैंडर, वो, और फिर उसके अंदर एक प्रज्ञान रोवर था। पर किन्हीं कारणों से, हम आगे चर्चा कर सकते हैं, किन्हीं कारणों से वो सफलता से उतर नहीं पाया, लेकिन हमने उससे बहुत कुछ सीखा। और इसको कहा जाता है सक्सेसफुल फेलियर, यानी हम पहले प्रयास में भी बहुत कुछ सीखते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हो या ऐसे फ्रंटियर्स एरियाज जो हमें फेलियर के ऑप्शंस नहीं बल्कि सीखने के मौके होते हैं। और वही क्रम 2023 के 23 अगस्त को, संयोग देखिए 23 अगस्त 2023, मैथमेटिकली ये नंबर भी कमाल है कि उस दिन चंद्रमा के सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक उस जगह पे उतर गया जो पूर्व सुनिश्चित इसरो की टीम ने की थी। और उसके बाद जब उसका दिन शुरू हुआ, चांद का हम बात कर सकते हैं इस बारे में भी, तब फिर विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आया। तो वो दिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया जब पहली बार हमारा रोवर मिशन सक्सेसफुली पड़ोसी हमारे जो सैटेलाइट है, हमारा चांद है, या आप उसे खगोल पिंड भी कहें अगर एस्ट्रोनॉमिकली, तो हम अपनी पृथ्वी को छोड़ के दूसरे ग्रह पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखा चुके हैं। चांद को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा
ये एक थीम रखी गई है। पहली बार जब इस दिवस को मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को, तो इस थीम पर इसको बनाया जा रहा है। इस थीम के पीछे का मकसद क्या है, क्या बताने की कोशिश हम कर रहे हैं? चांद को छूते हुए जीवन को छूना। भारत की अंतरिक्ष गाथा तो हम समझ रहे हैं, एक समझ में आता, लेकिन जीवन को छूना, इसके पीछे का क्या उद्देश्य? देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भी होते हैं उसके स्पिन ऑफ्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। और एक डिमॉन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हम जिस रूप से अपने आप को स्थापित करते आ रहे हैं, हमारे लो कॉस्ट और साइंटिफिकली एडवांस्ड और बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन से इसरो का जो कल्चर रहा है तो वो प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए आपने कहा कि जीवन को छूना, अब चांद की सतह तक पहुंचना या चांद की ऑर्बिट से जो डेटा कलेक्ट करना, हम इस पूरे अभियान में एक चीज़ और शायद हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि चांद की कक्षाओं में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से डेटा कलेक्ट हो रहा है। चंद्रयान 3 जो उतरने के बाद तो जो जानकारी और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें जो मिल रही है, जो हमें एक नई रिसर्च को इंस्पायर करने के लिए मौका दे रही है। और पृथ्वी पर इस पूरी प्रक्रिया में हम आज पे एज अ नेशन, एज अ राष्ट्र, भारत जिस तरीके से अपने आप को एक स्पिन ऑफ के रूप में, एक इंडस्ट्रीज के रूप में, स्पेस इकोनॉमी को बूम करने के लिए, न्यू जॉब एम्प्लॉयमेंट मार्केट को क्रिएट करने के लिए ऐसा दायरा ओपन कर रख चुका है और जिसको विस्तार किया जा रहा है, जहाँ प्राइवेट स्पेस वेंचर शुरू हो रहे हैं भारतीय। तो ये आप सोचिए ना, हम चांद छू रहे हैं, पड़ोसी, हमारा सबसे पड़ोसी, चाहे हमारी भारतीय फिल्म हो, हमारी संस्कृति हो, हमारे कैलेंडर हो, सब में चांद हमारी परिवार लाइफ का हिस्सा रहा है। वैज्ञानिक रूप से उसका अन्वेषण हमारे आने वाले अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बहुत बड़ी स्टेशन के रूप में काम करेगा। इसलिए चांद को छूना जीवन को छूने से प्रेरित करने वाली ये पंक्तियां हैं। और अब देखिए, पूरी ब्रह्मांड में अगर हम अंतरिक्ष में यात्रा करने की बात करते हैं, काल्पनिक कथाओं में या वैज्ञानिक रूप से भी अगर इसका हम विश्लेषण करते हैं, तो अगर हमें मंगल पे जाना है, यानी एज ए ह्यूमैनिटी में बात कर रहा हूँ ग्लोबली, तो आप देखेंगे कि हमें चांद पे जाके वहाँ उपलब्ध रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमें आगे की उड़ान भरना है। तो चांद हमारा बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है और भारत अपने आप को इस पोजीशनिंग में, ग्लोबल पावर की पोजीशनिंग में स्थापित कर चुका है कि हम वो राष्ट्र हैं जो सबसे कम बजट में बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सर, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि हमें चांद पे जाना क्यों है? हम पहुंच गए हैं, हम चांद पर क्यों पहुंचना चाहते थे? और जब अब पहुंच गए हैं तो हमें इससे क्या मिल रहा है? आपने जैसे दो सवाल हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि हम जब चांद पर पहुंच गए हैं तो भारत को या दुनिया को इससे क्या मिल रहा है? दूसरा सवाल ये कि जो आप कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 जब पहुंचा तो उसका जो वो है ऑर्बिटर है, वो अभी भी वहाँ पर काम कर रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है? ये दोनों अलग अलग सवालों को थोड़ा मैं चाहूँगा दर्शकों को समझाएं सर। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप पृथ्वी को एक्सप्लोर कर रहे थे। हम इतने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हम पृथ्वी के नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे विषम परिस्थितियों वाली चीज़ों को भी हम बहुत वैज्ञानिक रूप से स्टडी किया जा रहा है ग्लोबली। भारत भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बात आती है ह्यूमन रेस को अगर एक्सपैंड करना है आने वाले समय में, और पृथ्वी पे जो खनिज हैं, जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, वो सीमित हैं, वो खत्म होंगे आज नहीं तो आने वाले कई वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में। हमें एज ए ह्यूमैनिटी एक नई छलांग लगाना होगी, और जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक दूरदृष्टि के साथ बता गए हैं, हमें अंतरिक्ष में रहना ही होगा एज ए ह्यूमन स्पीसीज सर्वाइवल के लिए। तो अंतरिक्ष में अगर हमें रहना है आने वाले समय में, अंतरिक्ष की जो संसाधन और जो अनगिनत असंख्य जो वहाँ पे संसाधन हैं, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों, कॉमेट्स हों, या चांद हो, या बाकी के हम प्लैनेट अगर मंगल की बात करें, तो इन तक पहुँचना, इनसे चीज़ों को लेके आना, पृथ्वी को बेहतर करना और फिर अंतरिक्ष की आगे की गाथा को बढ़ाना। तो चांद पे जाना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे जीवन की एक विस्तार को एक नया आयाम मिल सके। उससे बड़ा हमारा वैज्ञानिक लक्ष्य है, क्योंकि चांद पे ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। चांद की जो ग्रेविटी है 1/6 है, यानी 1/6 है, यानी पृथ्वी की तुलना की ग्रेविटी से 1/6 है ये। ताकि वहाँ पर जो संसाधन है अगर हम उनका सही उपयोग कर पाए तो अंतरिक्ष की आगे के स्पेस मिशंस में वहाँ से हम कम बजट में बहुत बेहतर स्पेस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर पाएंगे। ये ग्लोबल स्पेस कम्युनिटीज़ को ये बात बहुत अच्छे से भा गई है। लेकिन जैसे ही भारत के चंद्रमा के चंद्रयान 1 की खोज ने ये दुनिया को बताया कि वहाँ पोल्स पे पानी है, ध्रुवों पे, तो पूरी दुनिया का अटेंशन फिर से शिफ्ट हुआ। हालांकि ये चांद को खोजा जाना है ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये 1969 से 1969 से नासा ने वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतारा, बज़ एल्ड्रिन, और ऐसे 6 अपोलो मिशन हुए सक्सेसफुली। उसके बाद रसिया ने उनके पैरेलली स्पेस एक्सप्लोरर्स भेजे और तब से चांद को पूरी दुनिया बहुत एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन पोल्स पे पानी की बात जैसे ही चंद्रयान 1 ने बताई, M3 मिशन था चंद्रयान के
1 के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट, जी। तो पूरी दुनिया की अटेंशन दोबारा उस पर शिफ्ट हुई। और वो हमें इस बात को प्रेरित करता है कि अगर पानी उपलब्ध होता है तो जो आगे आगे की उड़ान है, आपने कहा जीवन, हाँ। जीवन की उत्पत्ति का अगर हम अभी तक समझ पाए हैं बहुत बेहतर, अगर उसका कोई रेफरेंस मिलता है तो पानी के इर्द गिर्द ही जीवन फला फूला और फिर विस्तारित हुआ है। बिल्कुल। तो अगर पानी जहाँ मिलता है हमें, वो पानी अपने लिक्विड ओशियन की तरह नहीं है चांद पे, वो फ्रोजन स्टेट में पोर्स के अंदर है। वो अब उसको हमें एक्सट्रैक्ट कर पाना, उसको इस्तेमाल करना और अंतरिक्ष की आगे की उड़ानों को मौका मिलेगा। अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम भी हमारे चंद्रयान 1 के मिशन के बाद से, 2 के बाद और 3 के कारण अब वहां पे वो अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा चांद के दक्षिणी ध्रुव पे ले जा रहा है। सर मैं वहीं आ रहा था कि देखा जाए तो हम चौथे देश थे जो चांद पर पहुंचे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाले भारत पहला देश था दुनिया में। ये क्या खासियत है जिस दक्षिणी ध्रुव की आप बात कर रहे हैं, वहां की क्या खासियत है और वहां उतरना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पेचीदा था। मतलब जितनी सरलता से आप और हम बात कर रहे हैं और हम उत्तर दे रहे हैं और जितनी सरलता से लोग अपने घरों में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उससे कहीं चुनौतीपूर्ण है दक्षिणी ध्रुव पे उतरना। क्योंकि अगर आप चांद को ऐसे देखेंगे, हालांकि हमारे इस बैकग्राउंड में भी आप चांद को देख पा रहे हैं, तो पोल्स पे क्या होता है, सनलाइट सीधा नहीं पहुंचती है ना। और दक्षिणी ध्रुव के करीब आप जितने दक्षिणी ध्रुव के करीब आते हैं, सूर्य जो है आपके ऊपर ना होके साइड में हो जाता है। और इतने बड़े बड़े क्रेटर और गड्ढे हैं वहां पे, कई किलोमीटर्स के, कई मीटर्स के गहराई में भी, डेप्थ की बात करें, चौड़ाई में भी बात करें, तो कुछ कुछ जगह ऐसी हैं दक्षिणी ध्रुव के करीब एकदम डॉट साउथ पोल पे कि वहां कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये इसलिए उसको विषम तो बनाता है, लेकिन सबसे उपयोगी भी है, क्योंकि अगर वहां पे कॉमेट्स के द्वारा या किन्हीं भी कारणों से पानी को फ्रोजन स्टेट उपलब्ध है, वहां अगर पानी है तो वो जो आइस के फॉर्म में है वो हमेशा वहीं पर बना हुआ है, वो कभी मेल्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उस पे कोई इतने माइनस में टेम्परेचर। और चांद पे कमाल की चीज है जो हमारे दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप उसकी सूर्य के प्रकाश में है तो खतरनाक तापमान है, वायुमंडल तो है नहीं चांद पर। तो लगभग आप लगभग मैं बहुत सिंप्लीफाइड नंबर बता रहा हूं, आप 100 से 200 डिग्री के बीच में डिग्री सेल्सियस तापमान में आते हैं। और जैसे ही आप उसके छाए वाले यानी क्रेटर की सैड वाले एरिया में पैर रखते हैं तो -100 के आसपास आप पहुंच जाते हैं, उससे ऊपर। तो आप सोचिए इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस आपने पृथ्वी पे नहीं एक्सपीरियंस किया है। आप 10 डिग्री 20 डिग्री बढ़ने की तो छोड़िए, 2-4 डिग्री में परिवर्तन होने से हमको लगता है कि मौसम कितना तीव्र गति से बदल रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना, और सबसे चुनौतीपूर्ण बात कि जब पृथ्वी पे हर एक दिन को 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे एक दिन का मतलब है दिन और रात को मिला के, चांद पे पृथ्वी की तुलना में जब दिन शुरू होता है तो उसके दिन को खत्म होने में उसका एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर है। तो ठीक चांद की रात खत्म होते हुए हमें उतरना था, ताकि अगले 14 दिन, पूरा 14 दिन वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस थे, उनको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए चंद्रयान 3 का लैंडर कर सके, जो कि सक्सेसफुली किया गया। सर आप जो बता रहे हैं ना, ये आम इंसान के तौर पर लोगों को लग रहा है कि हम भारत कितनी आगे बढ़ चुका है और ये कितना असंभव चीज़ को हम संभव करके दिखा रहे हैं। लेकिन जब चंद्रयान 3 जब सफल हुआ था तो अखबारों में कुछ तस्वीरें आई थीं, वो तस्वीर दरअसल बहुत शुरुआती दौर की थी भारत की, जब हम अंतरिक्ष क्षेत्र की तरफ बहुत पहला कदम आगे बढ़ा रहे थे या शुरुआती दौर में थे। एक साइकिल दिखाई देती थी सर, उस साइकिल पे एक रॉकेट दिखाई दे रहा था, इस तरह की एक तस्वीर मुझे ऐसा याद आता है कि वो अखबारों में छपी थी उस दौरान पे। तो वो जो सफ़र है सर, भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पूरा का जो सफ़र है, मैं चाहूँगा थोड़ा ये बताइए, क्योंकि एक आज की जो पीढ़ी है सर, उसने तो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को ही वहाँ पे उस पर चर्चाएं सुनी हैं, वो चंद्रयान 3 को उतरते हुए देख लिया, तो उसने सफल होते हुए देख लिया। लेकिन भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत पहले से चल रही थी और बहुत छोटे स्तर से शुरू हुई थी। मैं चाहूँगा कि आप बताएं आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कि ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और अब तक हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना परिश्रम लगा, कितनी मेहनत लगी। जी बिल्कुल, और आपने ये बात यहाँ पे सामने रख के हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मौका दिया है, हमें अपने हिस्टोरिकल गौरव गाथा को समझने के लिए एज अ नेशन। कि देखिए, आपने वो साइकिल का जिक्र किया, यानी बाइसिकल जिसे हम कह देते हैं अंग्रेजी में, वो साइकिल कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। 2 चक्के पे कमाल की ग्रेविटी बैलेंस का इतना बड़ा उदाहरण है कि आप जब उसको स्पीड देते हैं तो जायरोस्कोप मोशन के कारण वो स्टेबल होने लगता है। उस पे एक आधुनिक स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में एक ऐसा रॉकेट का हिस्सा उसके पीछे कैरियर पे रखे हुआ जा रहा है,
और वो एक टेक्नीशियन है और एक इंजीनियर है, असिस्टेंट, जो उसको लेके जा रहे हैं, वो एक्चुअल में थुम्बा का पिक्चर है। थुम्बा इसरो के शुरुआती दौर में रॉकेट लॉन्च के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई थी, और वो थुम्बा में पहले अर्ली फेजेस ऑफ रॉकेटरी का भारतीय इतिहास में वहीं से शुरुआत होती है। श्रीहरिकोटा जो हम आज जानते हैं, वो बाद में फिर इसरो अपने एक प्रॉपर लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए वो स्टेशन का चुनाव करता है, उसके अलग वैज्ञानिक महत्व हैं। तो थुम्बा चूंकि इक्वेटर से क्लोज है, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी की है उससे करीब करीब भारतीय बाकी दूरियों से बहुत करीब है, वो जगह समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे पूरा रेतीला एरिया है। उस समय कहा जाता है कि रेगुलर व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी उतनी आसान नहीं थी, तो छोटे मोटे कामों के लिए साइकिल इस्तेमाल करता था भारत। तो कमाल की पिक्चर है वो प्रेरणा के लिए, एक साइकिल सिंपल विदाउट मोटर, यानी साइकिल यानी विदाउट मोटर, एक टेक्नोलॉजी के अपने आप में नमूना, और उस पर आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का कारनामा दिखाने वाला रॉकेट का नोज, जो कि नाइक अपाचे का नोज है। नाइक अपाचे एक ऐसा रॉकेट पार्ट था जो अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम ने भारत को दिया था, और उसको ले जाया जा रहा है लॉन्च स्टेशन तक के लिए। तो ये वो शुरुआती दौर है भारत उस हम्बल बिगनिंग से। आज देखिए 2024 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय हम पहले अंतरिक्ष दिवस को मनाने के लिए पूरी हिंदुस्तान में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो दिन 21 नवंबर 1963 जब इसरो का पहला रॉकेट वो थुम्बा से लॉन्च हुआ, और उसकी ये पूरी यात्रा आप देखिए कितनी बड़ी छलांग लगाने वाली यात्रा है, जो कि हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने, और तमाम जो जुड़े हुए संस्थान थे भारतीय, उन्होंने एक ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं कि हमने लो बजट कम समय में उनको अचीव किया है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है जो आपने इस कार्यक्रम में हमसे साझा करने को कहा। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम टॉप 5 इकोनॉमी बन चुके हैं पूरी दुनिया में, हम टॉप 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें हर क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है उसकी बड़ी चर्चाएं पिछले कुछ सालों से हो रही है। जब हम चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और इससे पहले की जो बड़ी कई उपलब्धियां पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों में भारत ने देखी हैं, उसके बाद दुनिया में भारत की स्पेस इकोनॉमी की बड़ी चर्चाएं होने लगी हैं। मैं चाहूंगा कि बताएं कि भारत की इकोनॉमी में भारत की स्पेस इकोनॉमी कितना बड़ा योगदान देती है, और जब भारत की स्पेस इकोनॉमी योगदान दे रही है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे किस तरीके से असर पड़ता है। जी, अब जैसे कि हम इसको वैश्विक शक्तियों के रूप में अगर देखें तो पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार की तरह है, जिसे हम हमारी कंट्री के हमारे 5000 सालों से ज्ञात इतिहास के बारे में भी हम उसको अगर माने तो ये वासुदेव कुटुंबकम की जो कल्चर है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत कूट कूट के भरा है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो या पार्टनरशिप हो, ये किसी भी ग्रोथ के लिए बहुत ही महती आवश्यक होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ फेडरल फंडिंग से ना चले अकेला, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड, यानी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट नहीं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि एक नई दिशा और दशा उसको दी जा रही है, और उसको इतना परिवर्तनशील बनाया जा रहा है कि उसमें इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भारत की, जो कि इतना विकासशील और इतनी द्रुत गति से बढ़ता हुआ राष्ट्र है कि पूरी दुनिया हमारे कई टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन से हमसे सीख ले रही है, और जो बाकी छोटे देश हैं वो हमारे स्पेस व्हीकल्स को, हमारे रॉकेट्स को इस्तेमाल करके अपने सैटेलाइट लॉन्च करा रहे हैं। तो ये पूरा अनुक्रम हमें इस बात के प्रति पूर्ण प्रेरणा देता है कि हम इसको कितना व्यापक रूप से इंडस्ट्रियलाइज कर सकें इसका। यानी कि आप सिर्फ अपने रॉकेट डिज़ाइन बस ना करें या अपने स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन बस ना करें, साइंटिफिक गोल्स के साथ साथ आप उसको इंडस्ट्रीज़ को, उद्योगों को एक ऐसा सम्मेलन करते हुए, नए स्टार्टअप्स को मौका देते हुए, नए इनोवेशंस को मौका देते हुए स्पेस को आप विस्तार दें। अगर ये बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा ऐसा डायमेंशन है, अंतरिक्ष का क्षेत्र जो सबके राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के लिए कई आयामों में महत्वपूर्ण हो चुका है। उस परिदृश्य में 140 करोड़ भारतीयों का ये हमारा ये लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाला जो देश हमारा है, इसमें स्पेस प्रोग्राम को अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपैंड किया, उसकी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया, और उन्होंने अपनी खुद के रॉकेट्स, जो कि इसरो ऑलरेडी सपोर्ट करने शुरू कर दिया है, कुछ प्राइवेट स्टार्टअप कंपनियां अपने छोटे छोटे रॉकेट्स अपने मिशन के लिए सैटेलाइट प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आप देखिए जो 70 और 60-70 के दशक में अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में हुआ, वो उनके लिए कितना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सहारा बना। भारत भी अपनी उस ग्लोबल इकोनॉमी को, यात्रा को बहुत चौड़ा और बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए ये मौका प्रदान करना चाहता है, जो कि
हमें सेल्फ सस्टेनेबल बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, और वो टेक्नोलॉजी जो हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से। बिल्कुल, मैं ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री जो है, मतलब पूरी वैश्विक बाजार जो है स्पेस का, उसमें इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की अगर बात करूं, मैं खासकर भारतीय स्पेस क्षेत्र की बात करूं, तो उसका कितना बड़ा दखल है, कितनी बड़ा योगदान दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में भारत की स्पेस इंडस्ट्री का है? ये नंबर तो काफ़ी अभी हम्बल बिगनिंग का नंबर है कि हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हमारा क्या योगदान है। हम कई राष्ट्रों के सैटेलाइट मिशंस को हम अपने लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट हमारा इसरो दे रहा है, उसका महत्वपूर्ण परसेंटेज जो है इसरो ही आपको बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध करा सकता है। परंतु मैं एक बात कहूँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अगर हम 100% अगर स्पेस इकोनॉमी के उस ग्लोबल मार्केट की बात करें तो भारत अभी बहुत शुरुआती दौर में है, पर वो बहुत ही प्रेरणादायक नंबर है, जिसको करंट हमारे गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री की लीडरशिप में हमारी सरकारें उसको बहुत ही एक्सपैंड करना चाहते हैं। सर, विकासशील देशों के बीच में अगर मैं बात करूं, देखिए हम अभी विकसित राष्ट्र नहीं हैं, हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र होना है, जिस पर भारत काम कर रहा है। लेकिन विकासशील देशों की श्रेणी में स्पेस सेक्टर की अगर बात करें, स्पेस सेक्टर में भारत ने जिस तरीके से काम किया है पिछले कुछ वर्षों में या आज़ादी के बाद से अब तक देखें, दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनमें अगर भारत की धाक को अगर देखें, और कितना बड़ा चैलेंज होता है आज जहां तक हम पहुंचे स्पेस सेक्टर में, एक विकासशील देश के लिए वहां तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती होती है, और उस चुनौती को भारत ने किस तरीके से पूरा किया है? जी, और आप ये बात बड़ा गौरतलब है कि हम जिस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, क्योंकि हम इंटरप्लैनेटरी जर्नी के लिए पहले डिज़ाइन हमारे प्रोग्राम जो थे अर्थ की ऑर्बिट तक थे, फिर हम चांद पे गए, मंगल पे गए, मंगलयान पहली बार में सक्सेसफुल हो गया, अभी भी ऑपरेशनल है, चंद्रयान 2 और 3 की आप बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो भारत अपने आप को सब एक अग्रणी देश है विकासशील राष्ट्रों की तुलना अगर आप करें, क्योंकि हम जिन चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, दुनिया हमें कंपेयर करती है, उसमें हम चौथे राष्ट्र के आसपास पहुंच जाते हैं विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में। चाहे चांद पे जाना हो, मंगल पे जाना हो, या भारतीय खुद टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम नाविक हो, ताकि हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय इस जीपीएस टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना करना पड़े। ऐसे सभी मिशंस अगर आपको इस बात को दोहराते हैं कि भारत चौथे नंबर पे है कई कई डायमेंशंस पे, कई पायदान में, परंतु विकासशील की अगर आप बात करें तो उसमें हम अग्रणी हैं, और उसका कारण है कि हमारी नीतियाँ। और पिछले कुछ एक दशक में आप देख रहे हैं कि जो विस्तार एक्सपेंशन स्पेस प्रोग्राम को मिल रहा है, और पब्लिक आउटरीच का भी जो एक उसका हिस्सा बन रहा है, तो जिससे इंस्पायर हो सके जनरेशन, जो यूथ आज स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या जो विद्यार्थी पढ़ के अपने कैरियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ, स्पेस इकोनॉमी की तरफ, स्टार्टअप कल्चर की तरफ, स्पेस सेक्टर को एक बहुत बड़ा बल दे सकते हैं। इसलिए हम अब जो आने वाला मिशन है, इसलिए ये स्पेस डे जो है सिर्फ चंद्रयान 3 की सफलता मात्र के लिए नहीं है, एक नई उड़ान भरने के लिए हमें भारत को स्पेस 2.0 यानी भारत 2.0 की जर्नी का स्पेस 2.0 के लिए हमारे लिए है कि हम इस बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में कैसे अपने आप को ग्लोबली स्थापित कर सकते हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली अपने इस जवाब में। आपने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की नीतियों में काफ़ी कुछ बदलाव आया, और उन नीतियों की वजह से एक मोटिवेशन मिला, एक प्रोत्साहन मिला हमारे देश को। खासकर मैं अगर वैज्ञानिकों के लिहाज से देखूं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, करने वाले साइंटिस्ट हैं, जो इस पर देश को स्पेस सेक्टर में और आगे ले जाने पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नीतियां कितनी कार कर रही, उनके लिए कितनी मददगार हो रही हैं नीतियां, कि आज पिछले एक दशक में एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है भारत के अंदर, वो देखने को मिला। जी बिल्कुल, इसरो तो एवर एक्सपैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जब से उसका अस्तित्व आया है साराभाई सर के समय से, बाद में जो अर्ली फाउंडिंग साइंटिस्ट रहे, इंजीनियर्स रहे हैं, और कमाल के लोग हुए हैं, उसको एक दिशा मिली। पहला सैटेलाइट, मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये दर्शकों के लिए भी और सबके लिए जानना भी शायद बहुत ही प्रेरणादायक है कि 1975 में आर्यभट्ट नाम का हमने पहला सैटेलाइट बनाया। उसको लॉन्च हमने किया रशियन स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से, रशियन रॉकेट के माध्यम से। फिर हमारी उड़ान हुई SLV-3, पहला रॉकेट भारत ने सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को ले जाने के लिए बनाया। पहले से हम साउंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी में आगे थे, रोहिणी नाम से सीरीज थी भारत की पहले, और आपने थुम्बा से हम बात करें तो, लेकिन 1980s के दौर में हमने पहला रॉकेट हमने लॉन्च किया SLV-3, फिर वो सफलता न मिलने से उसके बाद दूसरा लॉन्च किया, जो कि हमारे महामहिम दी देन, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, और जाने माने वैज्ञानिक भारत के डॉक्टर कलाम, जो बीइंग इंजीनियर उस प्रोजेक्ट के हेड थे, और वो उड़ान सक्सेसफुल मिशन को स्थापित करना। तो इसरो के जो लीडरशिप रही है, इसरो की जो एक टीम रही है, वो हमेशा
कुछ ना कुछ चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के बावजूद भी भारत को आगे ले जाने के लिए कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो अब पिछले दशकों में आपने देखा कि भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने में जो एक स्पेस बनाया, क्रिएट किया, पर वो स्पेस मात्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस नहीं था। हमें ग्लोबल पावर्स के बीच में अपने आप को रिपोजिशन करना था, और उद्योग की दृष्टि से भी, हमारे जॉब एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी हमें टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तरीके से आत्मनिर्भरता के साथ उसको अगर एक्सपैंड करना है तो आपको इकोनॉमी के लिए स्पेस प्रोग्राम को ओपन करना होगा। सर, ये स्वदेशीकरण जो है ना, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये स्वदेशीकरण ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है या करेगा आत्मनिर्भर होने में, खासकर स्पेस सेक्टर में, चाहे वो तकनीक के मामले में हो, चाहे वो उपकरणों के मामले में हो। और ये स्वदेशीकरण की तरफ इतना आसान क्या आपको लगता है कि भारत सब कुछ तकनीक से लेकर उपकरणों से लेकर हर चीज़ में स्वदेशी तकनीक चीज़ें अपना ले और उससे हम आगे बढ़ जाएं, और अगर हम इसमें बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है इतना आसान भी है ये? देखिए, हम सबसे अच्छी बात अगर एज ए ह्यूमन स्पीसीज करें, ऐसे इंसान जिस पृथ्वी पे कई हजारों सालों से सरवाइव कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात है जिज्ञासा, और हमारी समय के साथ विषम परिस्थितियों में अडॉप्ट करने की कमाल की काबिलियत हमें आज तक इस प्लैनेट पे सरवाइव करके एक्सपैंड कर रही है, और हम बाहर भी स्पेस में जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प, ये हमें बहुत जरूरी होते हैं एक नई दिशा देने के लिए। तो किसी भी राष्ट्र को अगर अपने आप को एक ग्लोबल स्टेज पे बहुत शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित करना है, जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए सोचता हो, जो पीसफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता हो, हार्मनी के रूप में कैसे स्थापित करें, तो उस दिशा के लिए आपको कुछ लक्ष्य चुनना होते हैं। वो लक्ष्य भले ही कितने भी चुनौतीपूर्ण और डिफिकल्ट क्यों ना हो, परंतु वो हमें उनको हासिल करने के लिए एक जज्बा पैदा करते हैं। उसी रूप में स्पेस प्रोग्राम का 2047 तक का जो लक्ष्य है भारत का आत्मनिर्भरता का, उस लक्ष्य में जब 100 साल की आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा होगा भारत, उसके बीच में स्पेस को एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री के रूप में खड़ा कर देना कि सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं, ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में भारत अपने टर्म्स पे दुनिया के साथ अपने आप को रख सके। और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को सेल्फ ड्रिवन बनाना होगा, सेल्फ रिलायंट करना होगा। कि आप देखें, अधिक से अधिक चीज़ें जो अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, वो आत्मनिर्भरता कब अचीव होगी? जब बहुत बड़ा हिस्सा हम भारत में ही बनाएं, हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी कंपनियां हो, हमारे अपना ब्रेन हो इंडियंस, और या इंपोर्टेड जो भी इन्वेस्टर्स हो, भारत की बनी हुई टेक्नोलॉजी, भारत के रॉकेट्स में आज भारत सक्सेसफुल है। आपने कहा विकासशील में सबसे अग्रणी है, तो रीज़न है हमारा खुद के रॉकेट्स हमारे पास हैं, अलग अलग वेट लिमिट्स के ध्यान में रखते हुए हम लॉन्च कर सकते हैं। खुद का सैटेलाइट प्रोग्राम हमारा है, हम डिज़ाइन करते हैं, हमारे खुद के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। आज हमें दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं अपने अपने टेलीविजन्स पे, वो हमारे भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बदौलत हम पहुंच रहे हैं। आज इंटरनेट की फील्ड में भारत बेहतर कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय आत्मनिर्भरता का ही परिचायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो थी वो बड़ी कॉमन होती हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, लेकिन लोग कई बार समझ नहीं पाते कि आखिर इससे होता क्या है, और क्यों ये देश इस बार पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, क्या इसकी थीम है और क्या इसका उद्देश्य है, और कितना गौरव का ये दिन है। इसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका साकेत सिंह कौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल। आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के, और जिस तरीके से इस पूरी भारत की स्पेस गाथा जो है, स्पेस की जो पूरी यात्रा है, इसको समझाने की आपने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।